हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत बहुत और बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। अब आपके सारे पेपर खत्म हो चुके हैं और मजे की बात यह है कि आपका इकोनॉमिक्स का पेपर जो कि आया था वो भी काफी अच्छा पेपर आया था। तो अब आप लोग चाहते हैं कि एक बार आप उसका आंसर मैच कर लें और आप अपने मार्क्स का पता लगा लें। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको पूरा इकोनॉमिक्स पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ यहाँ पर, और बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक मैनर में सारे सवालों का बिल्कुल सही जवाब आपको मिलने वाला है। क्योंकि बहुत सी जगह पर हम देखते हैं कि क्लैशेस होते हैं कि वही कोई कह रहा है कि ये आंसर है, कोई कह रहा है कि ये आंसर है। कभी-कभी तो कोई 2 टीचर्स या 3 टीचर्स आपस में भिड़ जाते हैं कि कहते हैं नहीं इसका आंसर ये है, उसका आंसर वो है। तो हम बिल्कुल एकदम ऑथेंटिसिटी के साथ, एकदम पूरे अ, उसके साथ, अपने एक्सपेरिमेंट के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ और बिल्कुल पूरे तरीके से रिलायबल आंसर आपको बताने वाले हैं। एक-एक आंसर बिल्कुल सही होगा। आप इस पे 100% रिलाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से आगे बढ़ते हैं। मैं एक चीज़ का डिस्क्लेमर दे देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी समझाने नहीं वाला हूँ क्योंकि आप लोगों के एग्जाम हो चुके हैं और आप भी चाहते हैं कि फटाफट से बस आपको क्या पता लग गया, आंसर पता लग गया, आप अपने आंसर को मैच कर ले। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट तो नहीं सीखना है। और क्या ये वो बच्चे देख सकते हैं जिनका अब आने वाले एग्जाम में पेपर होगा, यानी मिड टर्म में पेपर होगा? जी हाँ, वो भी इस वीडियो को देख सकता है, एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस हिसाब से पेपर आता है, कितना टफ आता है, कहाँ-कहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे, किस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, उनको ओवरव्यू लग जाएगा और जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया है, तो उनका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए सब लोग एक बार फटाफट से अपने आंसर को देखते हैं। तो अब ये जो मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पेपर भेजा है, वो क्वेश्चन और आपके क्वेश्चन पेपर जो होंगे वो आंसर सॉरी वो जो क्वेश्चंस हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके में हो सकता है क्वेश्चन नंबर 100 हो, क्वेश्चन नंबर 50 हो, क्वेश्चन नंबर 13 हो, क्वेश्चन नंबर 46 हो, कुछ भी हो सकता है। बट क्वेश्चंस सारे सेम रहेंगे। हाँ, वो जो क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे वो रहेंगे, तो आप अपने हिसाब से अपने क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं उस चीज को। बाकी मैं फटाफट से शुरू करता हूँ। और दूसरी बात, हम बहुत फास्ट मैनर में जाने वाले हैं। मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, ज्यादा लॉजिक, ज्यादा ज्यादा उन चीजों पे नहीं जाएंगे, कॉन्सेप्ट पर। हाँ, एक दो जगह है जहां पर मुझे लगेगा मैं आपको डिटेल में बता दूं थोड़ा सा, ठीक है? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, द नॉमिनल जीडीपी इज सेम एज रियल जीडीपी, जीडीपी एज लेस डिप्रेशन, जीडीपी एट करंट प्राइस या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस? तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जीडीपी एट करंट प्राइस। सीधी बात है ये तो जी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिफाइंड एज अ रेशियो। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में पूछा है। क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन सेविंग, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, change in consumption due to change in investment and change in national income due to change in investment। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। ये जिन लोगों ने बच्चों ने पढ़ा होगा उनको बहुत सिंपल लगा होगा। वो पहला क्वेश्चन ही कितना सिंपल है इस क्वेश्चन पेपर का। आपके में जो दूसरा सेट होगा वो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 17 हो, 18 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी। डायरेक्ट क्वेश्चन है वैसे ये तो, और एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको समझ आएगा, ये सीधा फॉर्मूले से ही उठा के दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। क्या पूछा है उसने? उसने पूछा रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। उसने यहाँ पे चेंज वर्ड का इस्तेमाल नहीं करा, उसने चेंज नहीं बोला। अगर चेंज और लगा देता तो आंसर हो जाता एमपीसी। मतलब ये तो नहीं है। एक मेरी बात हुई एक दो बच्चों से, उन्होंने जल्दबाजी में एमपीसी टिक कर दिया। तो एमपीसी नहीं दोस्त, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सी। अब आगे चलते हैं। When entrepreneur are pessimistic about future market condition, इस केस में हमारा इस बच्चे ने ये आंसर छोड़ा है, कुछ भी टिक नहीं लगाया, इस पे गोला लगा के छोड़ दिया है, यानी ये आंसर को उसने इग्नोर करा है, स्किप करके है ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा सी, इकोनॉमी फेस कॉन्ट्रैक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है? चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, बिजनेस साइकिल वाले चैप्टर से। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से, ज्यादा डिटेल में नहीं जाए, कोई कॉन्सेप्ट मैं नहीं समझा रहा हूँ यहाँ पे, आपको आंसर मैच करना है और फटाफट से मैच कर चलो। नेगेटिव मार्किंग भी होगी तो साथ में देख लें कितने नंबर हमारे आ रहे हैं इस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5, while using the income method which of the following income is included while calculating national income? जी हाँ, इसका आंसर तो क्या है? इससे बिल्कुल सही टिक करा है बच्चे ने। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, कमीशन एंड ब्रोकरेज। जी, ये सब तो हम इग्नोर करते हैं, नहीं कैपिटल गेन को नहीं लेते, विंडफॉल प्रॉफिट को नहीं लेते, सेल ऑफ सेकंड गुड्स भी नहीं लेते, हम क्या लेते हैं? कमीशन ब्रोकरेज को ऐड करते हैं। ध्यान रखना, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है नेशनल इनकम वाले चैप्टर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, कैलकुलेट जीवीएएमपी वेयर सेल्स है 750, ओपनिंग स्टॉक 300, क्लोजिंग स्टॉक 200 एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन 250। वैल्यू एड मेथड से आपको निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है याद है? क्या फॉर्मूला होता है इसका? हमारे पास है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चेंज इन स्टॉक बोले तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। बस इसके हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा हमारा, कितना आना चाहिए? सेल्स कितनी है? 750, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कितना हो गया? ये 100 बचेगा माइनस, तो 650 और माइनस 250, तो आंसर कितना आ गया? 400। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर हो गया? ए।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चेंज इन स्टॉक प्राइस, न्यू ऑर्डर फॉर कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स आर एग्जांपल ऑफ। ये भी चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। इस चैप्टर नंबर 5 को एक वन शॉट मैंने डाला हुआ है चैनल पर, बहुत ही प्यारा वन शॉट है। आप इसको भी पढ़ लेंगे ना, तो आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन बहुत एक बार में कर पाएंगे। अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ेंगे तो वन शॉट देख लो, 1 घंटे का पूरा चैप्टर मक्खन की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 का ए, बिल्कुल सही टिक करा है दोस्त। वेरी गुड चीते, जिस बच्चे ने पढ़ दिया मेरे को, बहुत ही नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, बहुत ही शाबाश, टिक अच्छा टिक करा है। सही है, बल्कि अभी तक काफी हद तक। वेरिएबल दैट चेंजेस आफ्टर द रियल आउटपुट चेंज, मतलब बाद में हो रहा है तो लैगिंग हो गया, ये भी सही है। वेरी गुड, ऑप्शन बी आंसर इसका हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम इज लेविड बाय, जी हाँ, जो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाता है वो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। इसमें टिक करा है मेरे ख्याल से, तो सही टिक करा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10, government's direct production of an economic good, electricity and public transport service are example of, ये भी सही टिक रहा है। ऑप्शन नंबर ए, एलोकेशन फंक्शन। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधे ऐसे के स्टेटमेंट से। हाँ, अभी तक आप देख रहे हैं, जिन लोगों ने पढ़ा है, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा ना, और जिन लोगों ने अगर मेरी जो मैराथन वीडियो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की वो भी अच्छे से देख ली होगी, तो उनके लिए पेपर बहुत ज्यादा मजेदार रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बिजनेस साइकिल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ बिजनेस साइकिल, बताओ जी कौन सा बिजनेस साइकिल का फीचर नहीं है। दे अकर पीरियडिकली, हाँ पीरियडिकली होता है। दे आर रिकरेंट, दे अकर एट रेगुलर इंटरवल, दे हैव डिस्टिंक्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या है हमारे पास? सी, यस, दे आर रेगुलर। क्या रेगुलर इंटरवल पर होते हैं? नहीं, 2 महीने बाद, हर 2-2 महीने बाद हमारे पास वो फेजेस चेंज होते हैं? नहीं होते। फिक्स थोड़ी कब होगा भाई, हो सकता है किसी का इंटरवल, किसी एक फेज का समय बहुत ज्यादा रहे, तो ये तो सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही चुना है चीते ने। वेरी गुड चीते दोस्त। चलो क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल। एक और बिजनेस साइकिल का क्वेश्चन बताओ, इधर 4 क्वेश्चन तो बिजनेस साइकिल के हो ही गए। चलो अब देखते हैं, पूछा इंटरनल, कौन सा इंटरनल नहीं है, नॉट लिखा है यहाँ पे, कौन सा इंटरनल नहीं है। ये मैंने बताया था क्लास के दौरान भी, जब हम पढ़ रहे थे। मैंने कहा देखो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन ही बनेगा, जो हम पढ़ते हैं ना इंटरनल एक्सटर्नल कॉजेज बिजनेस साइकिल के, तो कहीं से बने ना बने, बट ये एक पॉइंट है जहां से ऐसे फंसाता है और आधे बच्चे गलत करके आते हैं। बट हमारे चीते ने बिल्कुल सही करा, ध्यान से क्लास में बात सुनी थी, इसका मतलब इसने। वेरी गुड जी। चलो, अरे क्या हो गया भाई, अब पेन अटक गया। अरे 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 अरे, दोबारा खोलेंगे पीडीएफ को, गलत बात है ये तो मामला हैंग हो गया। चल गया चल गया चल गया चल गया। हाँ, तो सही आंसर क्या है? टेक्नोलॉजिकल शॉप, बिल्कुल। एक होता है इंटरनल में टेक्निकल, टेक्निकल इंटरनल होता है, बट टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल होता है ना, हमने पढ़ा हुआ बहुत डिटेल में, हमने घोट घोट के रटा था ऐसे क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन द आउटकम ऑफ अ पॉलिसी आर नॉट विजिबल फॉर सम टाइम इट्स कॉल्ड, ये तो डायरेक्ट आंसर है यार। ठीक है, इम्पैक्ट लैग करते हैं इसे। ठीक है, बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 14, द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है ओवर दिस टोटल रिसीट, बात इसको यहाँ पे टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग, ये तो सीधा फिस्कल डेफिसिट का आंसर है। ठीक है, रिसीट ऑफ नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट ऑफ गवर्नमेंट आर कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? जहां पर कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही, ना कोई लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, कम हो रही है, मतलब इस रिसीट को क्या बोलेंगे? तो 15 आंसर क्या होगा? सी, बिल्कुल सही चुना है, काफी अच्छे आंसर सिलेक्ट करें भाई ने। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, आईजीएसटी, सीधी बात है ये तो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। अभी तक 16 क्वेश्चन हमने करे, कोई क्वेश्चन था जो बहुत ही टफ था? नहीं, अभी तक तो नहीं था ऐसा कोई क्वेश्चन। प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स सिस्टम, प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है? ये आगे आपका प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव का इसको मीनिंग पता है, हमने क्लास में इसमें मतलब सीखा था। प्रोग्रेसिव का मतलब पता है, रिग्रेसिव का मतलब पता है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है कि भाई जिनके पास कैपेबिलिटी है ज्यादा पैसा देने की, जिनकी ज्यादा इनकम है, इन शॉर्ट उनसे ज्यादा टैक्स लो, जिनके पास कम है उन पे कम टैक्स लो। ये होता है प्रोग्रेसिव। और रिग्रेसिव होता है जैसे जैसे जीएसटी, जो भेदभाव नहीं करता, सबके बराबर टैक्स थोपेंगे। तो देखो इसका आंसर होगा इकोनॉमिक ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, because it distribute the burden of tax unequally. Okay, those who have greater ability to pay contribute, ये आ गया, greater ability to pay contribute more and the tax burden is distributed fairly among the population. यूनिफॉर्म टैक्स ना, ये तो नहीं है। लग्जरी, नो, पहला वाला भी आंसर नहीं है, बट भाई ने पहला वाला चुना ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ जी, पहला वाला ऑप्शन चुना है, जो कि गलत हो गया। ओके, नेगेटिव मार्किंग लगेगी यहाँ पे भाई की, चीते गंदी बात कर दी। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 18, नॉन डेट कैपिटल रिसीट ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड, नॉन डेट कैपिटल रिसीट, हाँ ये सही है, डी आंसर चुना हुआ है। रिकवरी ऑफ लोन, बाकी तो डेट और रेवेन्यू है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमी, सॉरी मनी, कौन सा मनी का फीचर नहीं है? जनरली एक्सेप्टेबल, हाँ जी होता है बिल्कुल।
इजीली ट्रांसपोर्टेबल, लेके आ सकते हैं कहीं पे भी। एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल, रिकॉग्नाइजेबल भी है। इजीली रिप्रोड्यूसिबल बाय पीपल, अरे घर घर में पैसा छपना है क्या, हम लोग पैसा छाप रहे हैं घर बैठ के, मशीन है हमारे पास नहीं। सही आंसर है डी, तो किसने भी सही चुना है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। A currency issued by the central bank is known, जो करेंसी सेंट्रल बैंक इशू करता है उसे क्या कहते हैं, एंड इज बैक्ड बाय सपोर्टिंग रिजर्व एंड इज वैल्यूड एज सोवरेन गारंटी। अरे फिएट मनी, ठीक है। क्रेडिट मनी तो बैंक वाली होती है। हाँ, अब सोवरेन सोवरेन में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी कुछ बच्चे सोवरेन आंसर करके आ जाएंगे, इसका बेटा गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है, फिएट मनी, फिएट या टोकन मनी। चलो क्वेश्चन नंबर 21, 21 का क्या आंसर होगा, considering with a money multiplier of 1.5 there has been an increment of 600 crore of money supply, find out the monetary base। हाँ, ये एमबी वाला फॉर क्वेश्चन आ गया। इसका सही आंसर क्या आएगा, बताओ बताओ। इसका सही आंसर आएगा एमबी, जो होता है अपॉन में होता है ना, ये हमें पता ही है। इसका सही आंसर है, मैंने अभी सॉल्व किया था, अब मैं सॉल्व कर टाइम वेस्ट नहीं करूँ, सीधा आंसर बताता हूँ यहाँ पे आपको। क्वेश्चन नंबर 21 का है आंसर सी, सही लगाया है। अब हमें निकालना है एम वन, एम वन निकालेंगे। चलो एम वन निकालते हैं। M1 कैसे निकलेगा, क्या कहते रखा हमें, करेंसी विद पब्लिक, सही, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, ओके। टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, ओके। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, अच्छा ये भी है। सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस, हाँ ठीक है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे अपन, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ तीन चीजें कंसीडर होंगी, 88, 220 और 260। इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4,80,000 और 5,60,000 68। हाँ बिल्कुल सही, सही आंसर है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 22 का ए, सही आंसर चुना। अब 23, the cap and trade method used by government to ensure that pollution is minimized in the most cost effective way, an example of intervention to correct externalities, merit goods के लिए, demerit goods के लिए, market failure के लिए। नहीं जी, ये तो किसके लिए था, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को टैकल करने के लिए था ना ये। सही आंसर क्या हो गया, एक्सटर्नलिटी वाला 23 ए। तो मैं देख लूंगा, एक मिनट को मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी ना, हाँ रिकॉर्डिंग, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं और पूरी मेहनत बर्बाद। चलो 23, हमने 23 क्वेश्चन देखे। 23 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, अभी एक दो क्वेश्चन ही कह सकता हूँ मैं जो कि आपसे गलती होने की गुंजाइश होगी अगर ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो। 24, विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मेंटेन अ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। ये आ गया चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने एग्जाम पढ़ते समय बताया था कि भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है एसीआई, और ये बहुत बड़ा पैराग्राफ दे रखा है, लेकिन उस पूरे बड़े पैराग्राफ में बस इतनी सी बात याद रखनी है, फाइनेंस कमीशन वाली। तो सही आंसर क्या, ऑप्शन डी, भाई ने गलत सुना है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्लास में बहुत पता चिल्ला चिल्ला के बताया था, लेकिन बस वही है ना, कभी कभी मस्ती में लग जाते हैं, ध्यान भटक जाता है, तो लो हैप्पी बर्थडे, ये होता है। चलो खैर, LAF was introduced by RBI on the basis of recommendation of the Dash committee। ये कमेटी का नाम मैंने रटवाया था आपको क्लास में, बहुत पता नहीं बच्चे छोड़ के रहते हैं ये सब चीजें, और ये छोटी छोटी चीजें कौन सी कमेटी या किसके अंतर्गत ये बना गया, कौन चेयरमैन था, तो ये ना बहुत छोटी छोटी चीज होती है, और ऐसे ऐसी चीजें पूछता है। बहुत से टीचर भी कहते हैं कि ठीक है ये बेकार चीजें नहीं नहीं पूछेगा, लेकिन मुझे पता है ऐसे ही पूछता है, और हम क्लास में फोकस करते हैं इन चीजों के ऊपर, और देखिए फिर उसका नतीजा बिल्कुल सही आंसर लगाया भाई ने भी। ठीक है, मजा आ गया। चलो, मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक, हाँ अभी ऊपर बताते हैं क्रेडिट मनी कहते हैं उसे। चलो जी, हो गया ये तो। अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई द टर्म पब्लिक डू नॉट इंक्लूड, अच्छा पब्लिक ने किसको कंसीडर नहीं किया था, हाउस होल्ड, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम एंड फर्म। 27 का आंसर क्या हो जाएगा इस बात पे, सही लगाया बिल्कुल, सी। चलिए अब इसको निकालते हैं। कंप्यूट द टोटल क्रेडिट मनी, टोटल क्रेडिट मनी निकालनी है क्रेडिट बाय द बैंकिंग सिस्टम इफ द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इज 15%। हमने, अरे ये तो क्लास का एग्जांपल आ गया, ऑफ एवरी 12 लाख डिपॉजिट इन द बैंकिंग सिस्टम। हमने क्या करा था, हमने क्लास में जो एग्जांपल लिया था, हमने क्लास में 20% रखा था अपना ये आरआरआर, और अमाउंट लिया था हमने 1 लाख का, उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन करा था, है ना। तो उसके हिसाब से यहाँ पे बस क्या परसेंटेज चेंज है और अमाउंट चेंज हो गई, लो थोड़ा सा चेंज है बस, इतना सा ऐसे चेंज करेगा ना, इतना तो हम उम्मीद रख सकते हैं। तो थोड़ी साथ ऐसे थोड़ी बैठे हमारी क्लास में, ठीक है। इसका जो कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा, वो आंसर आएगा 80 लाख। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। कैलकुलेट द करेंसी, कैलकुलेट द करेंसी विद द पब्लिक फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, नोट्स इन सर्कुलेशन, ओके क्या निकालना है इसके अंदर, करेंसी निकालनी है जो पब्लिक के पास है, ठीक है। नोट्स इन सर्कुलेशन 45,000, सर्कुलेशन ऑफ रिपब्लिक कॉइन 1500, सर्कुलेशन ऑफ स्मॉल कॉइन 750, कैश ऑन हैंड विद द बैंक 27,500। सही आंसर क्या होगा हमारा इसके, इसमें सही आंसर रहेगा हमारा 19,750। और डी लगा क्या है ये, वाह जी वाह, गलती कर दी बेटा, गलती कर दी, ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
बहुत से टीचर्स मैंने देखा कि बता रहे थे कि इसका आंसर ए होगा या डी होगा, बट करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? सी। बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ बता रहा हूँ इसका आंसर। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम उतना नहीं है, आपको इसका आंसर देख के अपने मार्क्स गेस करने हैं। अरे इसे ये मैंने क्लास में बहुत अच्छे से आपको बताया था कि ऐसा ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए 3 अटेम्प्ट से मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ कि ऐसे पूछेगा पूछेगा पूछेगा, बट नहीं पूछा था। बट इस बार आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर एग्जाम में। लो जी, आ ही गया। कब से मुझे इस क्वेश्चन का वेट था। डैश द पीनल रेट एट विच द आरबीआई लैंड्स मनी टू बैंक अबव द रेट अंडर रेपो पॉलिसी। हाँ ठीक है, सही लगाया, वेरी गुड। एमएसएफ रेट। ठीक है, चलो जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। हम्म, ये मुझे लग रहा है गलत लगाया भाई ने। चलो देखते हैं 31। Which tariff is expressed either on the basis of the value of the imported goods or on the basis of the unit of measure of imported goods, depending on which generate the most income, यानी less income at time for the country। यानी कि ये जो बात कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, ये कहना चाह रहा है कि हमने कोई गुड्स इंपोर्ट करे, उस पर हम जो टैरिफ लगा रहे हैं, उस पर हम जो टैरिफ लगा रहे हैं वो या तो हम लगाएंगे वैल्यू वाले तरीके से, ठीक है, या फिर यूनिट वाले मेथड से। अब जो दोनों में से ज्यादा होगा, यानी एड वॉल्यूम और स्पेसिफिक ड्यूटी की बात कर रहा है, जो दोनों में से ज्यादा होगा उसको लगाएंगे। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है भाई साहब मिक्स वाले की। कंपाउंड वाले में होता है दोनों पे लगाते हैं, ठीक है, कंपाउंड का मतलब दोनों दोनों को यूज करते हैं, कुछ हद तक इस पे, कुछ हद तक एड वॉल्यूम और कुछ हद तक स्पेसिफिक यूनिटी। तो वो प्लस होता है वहां पे, बट मिक्स में क्या होता है, दो दोनों में से हायर होता है, मोर लिखा है। और भाई ने यहाँ पे स्पेसिफिक चुना, जो कि पूरी तरीके से गलत, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, साफ दिख रहा है एग्जाम में। ठीक है, चलो, तो सी आंसर है इसका। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं 32, 33, 34 छोड़ा है इसने। अरे वाह जी वाह, 35 भी छोड़ दिया, बैक टू बैक 4 क्वेश्चन छोड़ के आए हैं ये। वाह, बहुत बढ़िया। तो कितने सिंपल क्वेश्चन और ये। द सिस्टम वेयर नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर हायर देन द नॉमिनल टैरिफ रेट ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल इज नोन एज। ये बात कर रहा है कि जब टैरिफ रेट हमारा ज्यादा हो जाता है कंप्लीटेड गुड्स पे, वो किससे, इंटरमीडिएट गुड्स से भी ज्यादा, तो उस को कहते हैं एस्केलेटेड टैरिफ कहते हैं ना उसको। रटवाया था क्लास में, इसने गलती कर दी। Which of the following is a measure to protocol human, animal और plant life? तो बायोडाइवर्सिटी की बात हो गई है, तो additive pest toxin etc and to protect the biodiversity। हाँ देखो, बायोडाइवर्सिटी की बात हो गई, सही आंसर क्या होगा? सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मेजर्स। ठीक है, ये भी वहीं से क्वेश्चन, चैप्टर नंबर हमारे 7 से ही क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। विद रेगरेट टू इंटरनेशनल ट्रेड, यूरोपियन यूनियन कैन बी कैटेगराइज एज ट्रेडिंग ब्लॉक, फ्री ट्रेड एरिया, बायलैटरल एग्रीमेंट या कस्टम यूनियन। कौन सा क्वेश्चन? 34। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? कस्टम यूनियन। थोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बच्चे चैप्टर 9 छोड़ के ही जाते हैं, बट फिर भी अगर ऊपर ऊपर से भी देख लो ना, रिवीजन वीडियो भी देख लोगे अगर मेरी, तो इतना तो करके आ जाओगे कि हाँ ठीक है। और इस बार के पेपर में तो खैर करके आ जाओगे, काफी ज्यादा डीप में घुस के नहीं पूछा इसे, ऊपर ऊपर की चीजें ही पूछी है। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी ट्रेड इज आल्सो नोन एज, हाँ हेक्सचर ओलिन थ्योरी, बिल्कुल सही। 35 का सी सही जवाब। 36 पे चलते हैं। Which tariff is calculated on the basis of specific content of the imported goods due to the payable by component on related item? Okay. Compound, mixed, ad valorem, technical। तो ये किस तरह टेक्निकल की बात कर रहे हैं, हमने क्लास में इसके बारे में बात भी करी थी, एक एग्जांपल भी लिया था। चलो कि जैसे फोन मंगाया या फोन पे और बैटरी के हिसाब से उसमें चार्ज कर लिया रेट, है ना, तो ये वाली बात है। टोटल बैन इम्पोज बाय, जैसे टोटल बैन देखो वैसे ही कान खड़े कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें हमेशा। On import or export of some or all the commodities on a particular country or a region of a specific or indefinite period, indefinite period तक। पता नहीं भाई कब तक हम लोग आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे, बैन लगा दिया। तो ये तो किसकी बात करता है? एम्बार्गोज। ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। द थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो मैंने कहा था चैप्टर में कुछ पढ़ो ना पढ़ो, बट एटलीस्ट ये जरूर पढ़ लेना, जो हमारी जो पहली थियरी होती है वो किसने दी थी? वो एडम स्मिथ ने दी थी। और ये जो दूसरी थियरी होती है ये हमारे डेविड रिकार्डो ने दी थी। तो दूसरी थियरी किसने दी? कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी की। और पहली वाली थी एब्सोल्यूट एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ एंड कंपैरेटिव डेविड रिकार्डो। तो यहाँ बात करें कंपैरेटिव एडवांटेज, जो कि आंसर होगा डेविड रिकार्डो। थोड़ा था इसने क्वेश्चन, चलो खैर कोई बात नहीं। 39 डैश फैसिलिटेट एंड इम्प्रूव एक्सेस टू इंडियन गवर्नमेंट डाटा। कौन सी इसमें से चीजें जो इंडियन गवर्नमेंट डाटा को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, एक्सेस करने में? एनडेप, ये हमने क्लास में नाम रखे थे, बट ठीक है थोड़ा टेक्निकल चला था, बच्चे को नाम याद नहीं रह पाते, तो ये मैं मानता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो चलेगा। विच स्कीम इज एम्ड एट प्रमोटिंग मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड
व्हीकल टेक्नोलॉजी एंड टू इंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द सेम। ये था फेम इंडिया। 40 का ए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब चलो 42 पे चलते हैं, 41 पे पहले। अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन है। Which act initially aimed for regulation यानी रेगुलेट करने के लिए of large firm which had relatively large market power। यहाँ पे किसकी बात कर रही है? लार्ज मार्केट पावर रिलेटिवली, और फर्म की बात कर रहा है रेगुलेट करने के लिए। एमआरटी पे लेकर के आए थे यहाँ तो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20। अरे मजा आ गया। ये बच्चे छोड़ के आते हैं G20 वाले टॉपिक को, और G20 बहुत दूर से रखा है, बट फिर भी हम बात करते हैं कि ज्यादा पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन G20 में कौन कौन सी कंट्री शामिल है उनको 2-3 बार एक बार रीड कर लो, रीड से ये याद हो जाएगा कि कौन कौन सी कंट्री है और कौन कौन सी नहीं है। तो देखो, अर्जेंटीना हमने मेसी के साथ याद करा था इसे। इंडिया ऑब्वियसली इंडियन तो हम है ही, हमारे दिल में बसता है, तो हमने इसको ऐसे याद करा। मैक्सिको भी हमने याद करा था किसी मैक्सिको के नाम से, ठीक है, क्लास में। और ये टुनीशिया, ये कौन सी कंट्री है भाई साहब? ये इसका नाम तो तुमने कभी सुना भी नहीं होगा, तो सही आंसर विल बी सी। ठीक है, इनसे बता दो, ये तो है, ये G20 की मेंबर नहीं है, टुनीशिया। ठीक है, चलो जी, हाँ जी, आगे। इन्वेस्टमेंट विच आर रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज आर रेफर टू एज। जहां पे बात हो रही है क्या? रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज, यानी कि हमारा भी और आपका भी। तो ये तो टू वे डायरेक्ट एफडीआई होगी, टू वे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। 43 का सी। चलिए, अब चलते हैं 44। कहां गया? ये रहा। Which policy has adopted to ensure world class industrial, जब बात करता है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की, which had to attract cutting edge technology and boost FDI and local investment in the textile sector। ये बात थी भाई पीएम मित्रा, मित्रा जी, मित्रा, पीएम मित्रा। ठीक है, इसने छोड़ा है, बताओ तो छोड़ के आए ये, करेंगे क्या? चलो खैर कोई नहीं, जो करा है कॉन्फिडेंस वाला करा है ना, ये अच्छी बात है। चलो उसके भी अच्छे नंबर होते हैं। ओके, अब हम कहाँ पे आ गए? 44 हो गया हमारा, हाँ 44 हो गया, 45 पे चलते हैं। During the British period, modern industrial sector saw slope-sided growth। देखो ये आ गया इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन। ब्रिटिश काल के दौरान लोप साइडेड ग्रोथ हमें किस में देखने को मिली? डोमिनेंस ऑफ वूल एंड कॉटन, नायलॉन एंड सिल्क, कॉटन एंड जूट, सिल्क एंड कॉटन। ऑब्वियसली सही जवाब, कॉटन एंड जूट। ठीक है, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन वाज ग्रांटेड टू फैसिलिटेट मोबिलाइजेशन ऑफ एडुकेटेड रिसोर्स एंड देयर एफिशिएंट एलोकेशन इन द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? तो बच्चों अच्छा जानता है, आज के जमाने में सेबी। पता नहीं कोई आरबीआई लगा के ना आ गया, बस मेरे को ये डाउट है, इसने सही लगाया। लेकिन चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एफडीआई इज नॉट परमिसिबल। एफडीआई कहां परमिसिबल नहीं है? बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई एटॉमिक और डिफेंस में, बट हमें देखना था कि भाई कहां पे बम बनाने में ज्यादा भाई हम अलाउ नहीं कर सकते, नहीं तो कोई भी बम बनाने चलेगा हमारे देश में। तो सही आंसर क्या था? एटॉमिक एनर्जी। ये इसी वजह से इसने इसको छोड़ा होगा 100%, एटॉमिक और डिफेंस के चक्कर में। सही आंसर क्या था? एटॉमिक एनर्जी। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज इंक्लूडेड इन द सेक्टर, ऑब्वियसली प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, कोई फैक्ट्री में थोड़ी बनाना, कोई सर्विस है। फ्रॉम विच ईयर ऑनवर्ड इंडिया फॉलोड द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। हमने मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम कब से अपनाया? बताओ, ये तो तुमने पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है, छोड़ के आए होगे, लेकिन फिर भी ये बच्चों को ईयर याद था। वेरी गुड, हमने क्लास में हल्का सा पढ़ा था। ठीक है, और एक डाउट था कि आ सकता है, बट ईयर याद रखना बहुत टिपिकल हो जाता है। बट फिर भी सही समय पर सही चीज याद आ गई भाई को, हमने क्लास में पढ़ी थी इसी वजह से। एमएसपी ऑफ फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डैश ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये लो 1.5। ये तो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्लास में बहुत फोकस करते हैं इन चीजों पे, ये छोटी चीज होती है ना, क्लास में बहुत ज्यादा फोकस पे हम चिल्ला चिल्ला किसी को बार बार रखते हैं, भाई ये ना आ जाए, ये ना आ जाए, और ये आ जाए तो मजा आ जाए। तो लो, मजे आ गए इस बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द, लो चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन, चार में से कौन सी बेसिक प्रॉब्लम नहीं है इकोनॉमी की? व्हाट टू प्रोड्यूस, ये तो है। वेयर टू प्रोड्यूस, कहाँ बनाना चाहिए, ऐसे तो प्रॉब्लम पड़ेगी। चलो आगे। और हुम टू प्रोड्यूस बट प्रोविजन टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तीनों तो है। वेयर टू प्रोड्यूस, कहाँ बनाना चाहिए, ये तो कोई है ही नहीं। इसकी जगह क्या था? हाउ टू प्रोड्यूस है बुक के अंदर। हाँ सही बात है। फाइनेंस मिनिस्टर वर डिस्कसिंग बीओटी एंड बीओपी, दिस एरिया कम्स। बीओपी और बीओटी किसके अंदर आता है? माइक्रो या मैक्रो के अंदर? मिक्स या कैपिटलिस्ट? अरे मैक्रो में आता है ना, सीधा टाइम पास नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ेंगे फटाफट से। ओके, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट का कौन सा एग्जांपल लगता है 53 नंबर क्वेश्चन का आपको? द डिमांड फॉर अ गुड विल इंक्रीज इफ इट्स प्राइस डिक्रीज। ये तो लॉ ऑफ डिमांड, ये तो होता ही होता है भाई, ये तो फैक्ट है। हाँ, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज टैक्स ऑन लिकर टू रिड्यूस इट्स कंजम्पशन। गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ा देना चाहिए, जिससे बढ़ा देना चाहिए, जिससे क्या होता है, लिकर का कंजम्पशन कम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट विल लीड टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ये भी बात कर रहा है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो सीधी बात कर रहा है फैक्ट की, लेकिन सही आंसर क्या है? बी। बिल्कुल, ये क्या एक स्टेटमेंट ओपिनियन है, जजमेंट है,
जब जजमेंट की बात आती है तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो जाती है। लो सही हो गया ये भी। क्वेश्चन नंबर 54, when some people start investing money in share market, then many people start following in the same without considering advantage disadvantage, just like भेड़ चाल। तो सही आंसर क्या होगा? बैंडवैगन इफेक्ट। चीप इफेक्ट तो हमारे उसमें था ही नहीं। तो सही आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? कौन सा इसमें से बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर नहीं है? नॉर्मेटिव नेचर होता है, एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थ्योरेटिकल, ओके, आर्ट, कॉन्सेप्ट एलिमेंट ऑफ मैक्रो एनालिसिस। तो सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। ये एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थ्योरेटिकल नहीं, प्रैग्मेटिक था ना भाई इसकी जगह। तो प्योरली थ्योरेटिकल तो वो था तुम्हारा इकोनॉमिक्स, तो ये क्या? ये तो प्रैग्मेटिक था। ठीक है, चलो, इट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड प्रैग्मेटिक, ये सही आंसर ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ना कि ये। चलो, buyers ultimately determine which goods and service will be produced and in what quantity the given statement is the meaning of। बताओ 56 का आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग? कंज्यूमर सोवरेनिटी, बिल्कुल सही। डी पे टिक लगाया ऐसा लग रहा है मुझे इसमें, बिल्कुल सही, शाबाश, चलो बहुत बढ़िया हो गया। A shopkeeper sell two commodities A and B which are close substitute of each other। close substitute है, ओके, यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के बारे में बात हो रही है, सब्सिट्यूट गुड्स की बात होगी यहाँ पे। इट ऑब्जर्व दैट व्हेन द प्राइस ऑफ ए राइज बाय 20% द डिमांड फॉर बी इंक्रीज 30%, बट इज द क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर कमोडिटी बी अगेंस्ट द प्राइस ऑफ। क्वांटिटी किसकी बढ़ रही है? बी की। ठीक है, कितने से? 30% से। और प्राइस किसका बढ़ रहा है? 20% से। तो फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा के अपॉन डेल्टा पी। तो बस निकाल दो, इसको क्या दिक्कत है? निकाल दो, सीधा कट जाएगा 1.5 और प्लस का आंसर होगा, क्योंकि क्रॉस इलास्टिसिटी का आंसर क्या होता है? 1.5 होता है। ठीक है, चेंज का फॉर्मूला है, क्या मैं यूज कर दिया। क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होता है? आंसर पॉजिटिव होता है ना, तो 1.5 सही आंसर, वो भी प्लस वाला। अब चलते हैं 58 पर। तो 58 का आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या पहले, एक्सेस ऑफ द प्राइस व्हेन अ कंज्यूमर विलिंग टू पे। अच्छा, विलिंग टू पे क्या है? ज्यादा है, रादर देन विदाउट द ओवर द प्राइस एक्चुअली डिस्प्ले। अरे सिंपल सी बात है, विलिंग टू पे क्या है? विलिंग टू पे ज्यादा है और एक्चुअल टू पे कम है। ये तो कंज्यूमर सरप्लस की बात होगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फॉर्मूला ये था, विलिंग टू पे माइनस एक्चुअल पे। With reference to the following indifference map, which of the following curve represent highest satisfaction level? ये लो, इसी से पूछ लिया भाई, कौन सा इंडिफरेंस मैप में कर्व होता है जो कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमें पहुंचाता है। और ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम वो बुक से, और हमने जो पढ़ाई करी है इसको तो हम बहुत डिटेल में देखते हैं। जो भी प्रॉपर्टीज होती है इंडिफरेंस कर्व की, जो सबसे दूर होता है, फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन, यही होता है सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन वाला कर्व। सही आंसर क्या हो गया? IC3। तो सही आंसर क्या? IC3, बिल्कुल सही जवाब। तो जी, सेट्रिस पेरिबस इज अ लैटिन फ्रेज जनरली मींस। सेट्रिस पेरिबस का मतलब पता नहीं क्यों मुझे बहुत पहले से लगता था ये क्वेश्चन कभी ना कभी तो ऐसे पूछेगा, तो पूछ लिया इस बार। सेट्रिस पेरिबस का मतलब क्या होता है? ऑल अदर थिंग बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो जी बढ़िया हो गया। स्लोप ऑफ डाउनवर्ड कर्व, स्लोप ऑफ डाउनवर्ड कर्व यानी डिमांड कर्व का, सॉरी, स्लोप ऑफ डाउन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है? डाउनवर्ड होता है। अब जिस भी कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है उसका आंसर क्या होता है? पहले तो नेगेटिव आंसर होता है ना। ये तो हमने पढ़ा कि डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट होता है लॉ ऑफ डिमांड की वजह से, क्योंकि नेगेटिव होता है। सही आंसर देखो, या तो सी होगा या डी होगा। तो ए और बी तुमने पहले 50-50 लगा दिया, तुमने ऐसे पढ़ा होगा। अब बताती है सी होगा या डी होगा, तो सही आंसर क्या होगा हमारा? इसका डी ही होगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। क्यों? क्योंकि क्या फॉर्मूला होता है, हमने याद रखने के लिए हमने एक बात कही थी। तो किसी भी का भी अगर स्लोप निकालना हो तो सिंपल फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, बस। आप किसी का भी स्लोप निकाल सकते हैं। अब ये न्यूमेरिकल में पूछो तब हम निकाल सकते हैं। तो देखो अब कर्व कैसे बनता है, ये एक्स एक्स हमारा ये होता है, वाई एक्सेस ये होता है, ये वाई एक्सेस होता है। तो बस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो यानी इधर प्राइस लिखते हैं और इधर क्वांटिटी लिखते हैं। तो लो, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा, तो और डिमांड की बात कर रहा है तो नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये वाला आंसर। चलिए, इन केस ऑफ परफेक्ट इलास्टिसिटी, लो भाई साहब क्या घोट घोट कर रखा था हमने ये तो क्लास में। सही आंसर विल बी डी, द टाइम इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं, सीधा आंसर है। सप्लाई फंक्शन इज अ गिवन एज q इज इक्वल टू 100 प्लस 6p, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अरे इलास्टिसिटी निकालनी है, व्हेन प्राइस इज 10। ठीक है, व्हेन प्राइस इज 10 तो इसकी इलास्टिसिटी निकल जाएगी बड़े प्यार से। सही आंसर से क्या होगा बताओ? सही आंसर देखो, पहले तो क्या होगा? पॉजिटिव वाला आंसर होगा। इसने क्या लगाया? इसने आंसर छोड़ा है, बोला लगा के सॉल्व करने ट्राई करा, बट आंसर निकला नहीं। ठीक है, तो मैंने ट्राई करा हुआ आंसर, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना था, इसलिए पहले ही ट्राई करके बैठा हूँ सारे आंसर। तो सही आंसर क्या हमारा? 63 का ए 1/3 इसका आंसर आएगा, उसको सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड, लैंड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? हेटेरोजेनियस, बिल्कुल सही बात। 6, हाँ जी बिल्कुल। मल्टीपल यूज, बिल्कुल।
एक्टिव फैक्टर, अरे नहीं ये तो पैसिव होती है ना, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 65, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज स्टेटेड एज Q इज इक्वल टू के ए, हमने कैसे याद करा? हमने याद करा था कॉप डगलस फंक्शन इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू कल ए सी, कल ए सी, कल ए सी, हमने ऐसे याद किया था कल ए सी, कल ए सी, और नए वाला कल ए सी बी हमने ऐसे याद किया था, और पुराना वाला होगा तो वन माइनस ए ऐसे याद किया था। तो यहाँ पे कौन सा कल ए सी, कल ए सी कौन सा? कल ए सी, अरे ये रहा कल ए सी मिल गया। लो डी, तो 65 का आंसर क्या होगा? डी। ये तो अच्छे से याद था हमारे सारे बच्चों को कि हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स बोलते कलेसी, भाई कलेस पढ़ा देना हमारे जीवन में आकर के। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स एंड सर्विस? चलिए भाई किसमें वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है देख लेंगे अभी। इट डज नॉट एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी देती है, फिर तो ये एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट नहीं होता, रिलेटिव होता है, सब्जेक्टिव होता है, एंड डिपेंड अपॉन द मेंटल एटीट्यूड ऑफ पीपल। अरे तो यूटिलिटी की बात हो रही है ना, कुछ याद आ रहा है? चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 2 है ना। अब आगे बढ़िया क्वेश्चन, जिस जो टेबल वाला जो हमने अपने क्लास में बहुत टेबल बना के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, आइए जी मजा आ गया। देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 67, इसमें क्या निकालना है पहले में? इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज फ्रॉम 800, अच्छा नहीं इसके बाद आएगा 68 से, ठीक है। प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज 1800 पर क्विंटल टू 2200, अच्छा प्राइस बढ़ गया 1800 से 2200, ठीक है, तो प्राइस में चेंज आ गया कितने का? 400 का। और कॉन्सिक्वेंट द क्वांटिटी सप्लाइड राइस फ्रॉम 2000 से 3200, ओके क्वांटिटी बढ़ गई हमारी कितनी? 1200 की। तो बस इलास्टिसिटी सीरीज का कॉन्सेप्ट है भाई साहब, इसमें तो क्या ही दिमाग लगाना था, आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो उसका 67 का। तो डायरेक्टली आंसर क्या आएगा 67 का? 2/7 और 2.7, हाँ सही जवाब है बिल्कुल। चलो जी अब चलते हैं आगे 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 आगे। चलो हाँ अब आ गया टेबल वाला क्वेश्चन। लेबर, टीपी एपी एमपी, ओके प्रोडक्शन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया। क्या निकालना है? एपी निकालना है व्हेन लेबर इज 6, अच्छा इस वाले का हमें एपी यहाँ पे निकालना है, ये निकालना है। तो ये निकालने का तरीका है, देखो सबसे पहले सिंपल करते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी 5, सॉरी 5 लेबर पे 52 है ना। अब इसमें 52 में अगर मैं 8 प्लस कर दूंगा, पहले मैं इसको हटाता हूँ। देखो 52 में क्या करें, ये वाला 8 प्लस कर देंगे एमपी वाला, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें टीपी मिल जाएगा, यानी हमें 60 मिल जाएगा, है ना। 60 आ गया, 60 को डिवाइड करेंगे 6 से तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 10 आ जाएगा। सही आंसर क्या हो गया? 10, सही लगाया, वेरी गुड। अब इसके बाद आगे चलते हैं। What will be the TP when quantity of labor is 4? अब आगे चलते हैं। अब हमें टीपी निकालना है 4 पर, तो इसको हटा देते हैं। अब हमें टीपी निकालना है 4 पर, यानी यहाँ पे हमें ये निकालना है, इसमें 44 निकालना, देखते क्या आता है, ठीक है। तो चलो और निकालें। 52 ये है, ठीक है जी। 52 ये है। अब मुझे एक चीज बताओ इसके अंदर, उससे भी पहले, अरे हम तो ऐसे निकाल लेंगे ना, ये लेबर 4 है हमारे पास और हमें एमपी गिवन है, लो एमपी गिवन है। अब मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं एमपी की, 11 इंटू 4 कितना हो गया? 44, लो सीधा आ गया टीपी तो हमारा, क्योंकि ये तो फॉर्मूला होता है हमारा, है ना। एमपी कैसे निकलता है? चेंज इन टीपी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। एमपी कैसे निकलता है? चेंज इन टीपी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, बस ऐसे भी निकलता है। और हमें वही पता है कि टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा आराम से, बड़ा आराम से। कौन सा फॉर्मूला लगा लो, मल्टीप्लाई करके निकाल लो। तो कितना आ गया ये? 44 आ गया, ठीक है। 44 ये आ गया हमारा, बढ़िया करके। अब सी में क्या निकालना है हमें? चलो सी में इसने क्या लगाया? इसने लगाया ही 44 लगाया, नहीं पता नहीं क्या लगाया, दिखने समझ नहीं आ रहा है इसने क्या लगाया। 44 पर स्कैन करके भेजा इसने। बट टू बी एमपी व्हेन क्वांटिटी लेबर इज 5, अच्छा एमपी क्या होगा जब लेबर क्या 5 है? लेबर 5 है तो एमपी क्या होगा? लेबर 5 है तो एमपी क्या होगा? ये निकालना है 8, ये सिंपल ना। 52 मेरे को 52 जब मेरे को नहीं 60 मिल गया, हाँ 6 पे 60 मिला, 5 पे 52 दे रखा है, तो बस ये निकाल के लगा लो, टीपी एन माइनस 1 सीधा 8 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी 8। चलो करेक्ट आंसर विल बी 8, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। 71 पे, इनिशियली अ फर्म एंजॉय डैश स्केल एंड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट इट सफर फ्रॉम डैश ऑफ स्केल। अच्छा जी क्या कर रहा है? इनिशियली फर्म एंजॉय डैश स्केल एंड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट इट सफर डैश, ओके। इंटरनल इकोनॉमीज एंड इंटरनल डिसइकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज, इंटरनल डिसइकोनॉमीज एंड इंटरनल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज। 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा भाई साहब, ठीक है। इनिशियली अब हम इंटरनल इकोनॉमीज एंड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट इट सफर फ्रॉम
इंटरनल डिसइकोनॉमीज, पहले इंटरनल इकोनॉमिक्स के मजे लो, फिर बाद में इंटरनल डिसइकोनॉमीज के सफर करो। द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज आल्सो कॉल्ड, ये एग्जाम में फिर आ गया क्वेश्चन, 2 अटेम्प्ट पहले भी आने वाला क्वेश्चन फिर आ गया, एनवेलप कर्व, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, हर बार आ जाता है, एक दो अटेम्प्ट छोड़ करके। Who describe the production function is a relationship between the maximum amount of output that can be produced and input required to make the output। भाई ये प्रोडक्शन की डेफिनेशन एक तरीके से किसने दी थी, ये सैमुअलसन ने दी थी, मार्शल ने नहीं, गलत होता भाई ये आपका, ठीक है, चीतापना कर दिया यहाँ पे फटाफट से। चलो 73 भी हमारा हो गया, अब चलते हैं 74 की। इन अ शॉर्ट रन व्हेन एसी फॉल एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट, एसी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है जी, इसकी वजह से आउटपुट के बढ़ने की वजह से, एमसी इज डैश ऑफ एसी, तो एमसी क्या होगा उस केस में, आपको प्रॉपर्टीज अगर याद होंगी या रिलेशनशिप याद होगा एमसी एसी का, तो वहां पे आप इजीली इसको कर सकते हैं, हमने क्लास में चर्चा बहुत डिटेल में करी थी, इसके बारे में लिखवाया भी था हमने आपको बहुत डिटेल में। तो 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसके बाद लेस कम होगा, बिल्कुल सही लगा है, इसलिए इसको याद भी है, देखो ग्राफ बना के भी हमने सही से समझा था और इसने वही तरीका अपनाया एग्जाम में, इसलिए सही हो गया। मैनी सेलर, ओहो बहुत सारे सेलर है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, मैनी बायर है, इज द, ये तो कैरेक्टर किसका हो गया, सीधा मोनोपोलिस्टिक का होगा। एग्जांपल हमने क्लास में था वो सोप का लिया था, संतूर वाली मम्मी एंड डव एंड लक्स, बस जरा सा लक्स, ये सारे एग्जांपल हमारे क्लास के हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एमआर एआर एंड ई, ओ भाई भाई मजा आ गया, ये एग्जाम में पूछ लिया, मजा आ गया भाई इसका। कौन सा करेक्ट रिश्ता है 76 के अंदर, बताओ, एमआर एआर और इलेक्ट्रिसिटी का, एमआर इज इक्वल टू एआर इनटू ई, एमआर इज इक्वल टू ई माइनस 1 अपॉन में ई एंड ई माइनस 1, चलो मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डी आंसर सही लगाया। टीआर विल बी मैक्सिमम वेयर इलास्टिसिटी इज इक्वल, टीआर ज्यादा होगा, टीआर क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं मतलब मैक्सिमम पर होगा अपने, उस केस में ई हमारा क्या होगा, ई अपने 1 पर होगा, बिल्कुल सही होगा, 77 का ए, 78। व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज, अच्छा डिमांड सप्लाई दोनों ही बढ़ रहे हैं, ठीक है, द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डैश बट द चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस इज डैश, जब डिमांड एंड सप्लाई, चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन है ये, यूनिट नंबर 3 से, बहुत सारे हमने क्लास में इसके 12 से 15 ग्राफ बनाए थे, 12 ग्राफ हमने बनाए थे और 3 ग्राफ अलग से बुक में बने बनाए थे, है ना, तो टोटल 15 ग्राफ हो जाते हैं इसके, खैर कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। सही आंसर क्या होगा, व्हेन डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही इंक्रीज हो गए, तो उस केस में सही आंसर हमारा क्या होगा, पहले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा एंड बाद में अनसर्टेन, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, अनसर्टेन, बिल्कुल सही जवाब सी, ठीक है, 78 का सी। 7 आइडेंटिफाई द करेक्ट बिलो मेंशन कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम फॉर फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालनी है परफेक्ट कंपटीशन में, अरे ये तो सिंपल है ना, एमआर इज इक्वल टू एमसी होता है, यही तो कंडीशन है, और एमआर जो है वो नीचे से कट हो जाता है, ऐसी कंडीशन है 79 के अंदर, देखते हैं क्या है, एमआर इज इक्वल टू एमसी, एमआर ज्यादा नहीं, ज्यादा वाला तो हो नहीं सकता, एमआर छोटा नहीं, एमसी शुड हैव पॉजिटिव स्लोप और एमसी शुड हैव नेगेटिव स्लोप, तो सही आंसर क्या है, डी 1 एंड 4, यानी पॉजिटिव स्लोप, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना, देखो एमआर जो है वैसे काट के आ रहा होता है, तो पॉजिटिव स्लोप होता है, और हमने बात करी थी, ये पॉजिटिव स्लोप जो होता है इसके अंदर, इसे हम सप्लाई कर भी कहते हैं, तो सही आंसर क्या होगा 79 का, डी, डी 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 सही लगाया दोस्त, वेरी गुड, शाबाश। डैश ऑलरेडी इनकर्ड वंस एंड फॉर ऑल एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, ये तो संक कॉस्ट है, सही जवाब, बिल्कुल सही टिक करा है, ठीक है, हमने एग्जांपल भी लिया था भाई, बहुत से बच्चे होते हैं जो सीए फाउंडेशन इंटर करते हैं और फाइनल में आके छोड़ देते हैं, फिर कुछ और फैसला लेते हैं, तो क्या ये उनके लिए संक कॉस्ट हुई जो उन्होंने फाउंडेशन इंटर में खर्चा करा पैसे का, जी हाँ बिल्कुल संक कॉस्ट है, उसको अब आने वाले दिनों में जो डिसीजन लेंगे वो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उस चीज का ना, कुछ नया करियर चुनेंगे तो वो जो खर्चा करा है उस पर तो हो गया, संक हो गया, वो तो उसका कोई रोल ही नहीं है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, वेरी लार्ज, लार्ज, इनफाइनाइट, स्मॉल, इनफाइनाइट, सही जवाब, ठीक है, ग्राफ बना के सॉल्व करा है। फिर आगे चलते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व इज द फीचर ऑफ मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड परफेक्ट कंपटीशन, तो 82 का करेक्ट आंसर ए, बिल्कुल सही चुना है दोस्त, शाबाश, वेरी गुड, चीते काफी सही चुने हैं इसने आंसर, है ना, जो थोड़े हैं बस वो भी थोड़े छोड़े ज्यादा है, बट जिन पे टिक करा है वो मोस्टली वही टिक करे जिनमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, गुड। चलो, मार्केट कैरेक्टराइज बाय अ सिंगल बायर, किसकी बात हो रही है, सिंगल बायर की, of a product or service and mostly applicable to factor market in which a single firm is the only buyer, यहां भी देखो बायर लिखा है, यहां भी बायर लिखा है, of a factor is known as,
जहाँ पे सिंगल बार होता है वो तो क्या मोनोप्स नहीं होता है ना। सही जवाब है, ये भी सही चुना है, वेरी गुड। अब पता नहीं बहुत से लोग पता नहीं क्यों गलत कह रहे हैं इस क्वेश्चन को या इसके आंसर में, पता नहीं क्यों कंफ्यूज है। बायलेटरल मोनोपोली पे जा रहे हैं भाई, बायलेटरल मोनोपोली नहीं है ये, ठीक है भाई, ना ड्यूओपोली है, कुछ भी भाई, बायर बायर लिखा है ना, और सिंगल बायर लिखा है दोनों तरफ, उधर भी सिंगल बायर और इधर भी सिंगल बायर, तो बस थी। चलो उसमें 84, फालतू में कंफ्यूजन फैलाते हैं लोग। 84, assume when price is 20, ठीक है, demand is 9, and when price is 19 the coin demand is 10, ठीक है, based on the information what is the MR resulting from an increase in output from the units, ठीक है, तो इसको सॉल्व करूँ कि जो आंसर हमें प्राप्त होना है वो इसका आंसर प्राप्त होना है हमें सी, बिल्कुल सही, सही जवाब है, ठीक है। 85, एसी इज ऑल्सो, अरे भाई रट रट के पागल हो गए थे, एसी है ना, डिमांड कर्व हो, एसी हो, ये सब क्या होते हैं, डिमांड कर्व भी होते हैं हमारे, ठीक है। 86, with a decrease in demand there is, जब डिमांड डिक्रीज हो जाएगी उस केस में की होलेला ठीक है, क्या बोलते हैं मुझे नहीं आता, ट्राई करने में मजा आ गया, ठीक है, ओके, सही, वेरी गुड, डिक्रीज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई, सही जवाब। 87, when perfect competitive firm earn dash it AR are more than its AC, when perfect competition firm earns, अच्छा जब perfect competition firm earn करे तो AR क्या होता है हमारा, ज्यादा होता है AC से, तो उस केस में, अरे ये तो सिंपल ही तो लिखवाया था, ये मैंने कहा था बस इसमें से प्रॉफिट वाले केस में से बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है फालतू का झंझट, तो बस याद रखना, AR जब ग्रेटर होगा AC से, AR जब बराबर होगा AC के, और AR जब छोटा होगा AC से, बस इतना सा याद होगा किसी को तो उसका सही होगा। ये होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ये होता है नॉर्मल प्रॉफिट, और ये होता है लॉस वाली सिचुएशन। क्या बोला उसने यहाँ पे, AR ज्यादा है, मोर है इसी, तो क्या होगा सुपर नॉर्मल, सही आंसर क्या होगा ए, बिल्कुल देखो ये याद करा भाई ने भी, गुड, ठीक है, जिसे अब नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। 88, मार्केट फॉर सोप एंड डिटर्जेंट, अरे अभी ऊपर बात बताया था भाई, सोप डिटर्जेंट इसके बहुत नहीं है, मोनोपोलिस्टिक के, सही, 88 का सी। द कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, कंजम्पशन फंक्शन रिलेशन है भाई किसका, एग्रीगेट कंजम्पशन एंड, कंजम्पशन फंक्शन एग्रीगेट कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड सेविंग, क्या लगता है 89 का क्या आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है, एग्रीगेट डिस्पोजेबल इनकम यानी वाई, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द कंट्री, क्या लिखा है, प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ, इन द कंट्री, और जब भी कोई गुड्स इन द कंट्री यानी अपने ही देश में बनाया जाता है तो वो डोमेस्टिक गुड्स होता है यानी जीडीपी होता है। उसके अलावा ऑप्शन देखते हैं, ये नेशनल की बात कर रहा है, ये नेशनल की बात कर रहा है, ये नेशनल कर रहा है, तो एलिमेंट्स मेथड से ना ये है ना ये है ना ये है, सीधा आंसर जीडीपी है, ऑप्शन नंबर बी। चलो, इफ जीडीपी इज मोर देन जीएनपी एमपी, अच्छा जी, जब जीडीपी क्या है, ज्यादा है जीएनपी एमपी से, उस केस में क्या बोलेंगे इसे, नहीं जब जीडीपी एमपी जब ज्यादा होगा तो क्या होगा हमारा, ठीक है, एनएफआईए नेगेटिव होगा, एनएफआईए पॉजिटिव होगा, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कंट्री सिटीजन एंड कंपनीज अर्न अब्रॉड इज ग्रेटर देन सिटीजन एंड ओवरसीज, फालतू की कहानी दे रखी है, सही आंसर एनएफआईए नेगेटिव होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है यार, और क्या, देखो ये कैसे सॉल्व करा भाई ने, बिल्कुल सही करके कराया सॉल्व, देखो ऐसे निकालते हैं, और क्या, जब जीडीपी एमपी मेरा ये ज्यादा होगा तो कब होगा ये, जीएनपी एमपी कैसे निकलता है, जीएनपी एमपी कैसे निकलता है, जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए, जब ये मेरा ज्यादा कब होगा, ये ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा तभी तो भाई ये ज्यादा आएगा ना, बस सही आंसर क्या है, एनएफआईए इज नेगेटिव। इफ सप्लाई इंक्रीज इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन देन डिमांड, अच्छा, यानी ये वाली बात है चैप्टर 4 की, तो ये डिमांड कर, ये सप्लाई कर, ठीक है, मतलब वो डिमांड कर और ये सप्लाई का, तो पहले तो आप ओरिजिनल इक्विलिब्रियम करके निकाल सकते हैं, उसका जब आगे बढ़ोगे तो उस वैसे निकाल लोगे, यहाँ पे किसमें ज्यादा चेंज हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है, ज्यादा इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, सप्लाई इंक्रीज हो गई, ठीक है जी, बढ़िया हो गया, ठीक है, और डिमांड कर भी इंक्रीज हो रहा है बट कम हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है तो कोई बात नहीं, कितना हो रहा है देख लो, पहले जो कर था वो यहाँ था, अब जो नया वाला चेंज है वो यहाँ पे है, ये देखो क्या फर्क पड़ा इससे, 92 में, द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन द ओरिजिनल कमोडिटी प्राइस एंड क्वांटिटी, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी ग्रेटर देन द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम बट quantity will be higher, new equilibrium price and quantity will be less than original equilibrium price, ठीक है, the new equilibrium will be price less than original equilibrium price, ये आंसर होगा डी, ठीक है, चलो।
93 इन ओलिगोपोली when the industry is denominated by one large firm, एक large firm which is considered as a leader in the group, it is called the open oligopoly, collusive, partial and syndicated. सही आंसर क्या? पार्शियल ओलिगोपोली। भाई कोल्यूसिव नहीं है, कोल्यूसिव में तो पता सब मिलजुल जाते हैं ना, पार्शियल में होता है कि एक बड़ा लीडर है। ठीक है, गलत कर दिया ये वाला क्वेश्चन। चलो 94 पे चलते हैं। कैलकुलेट एपीसी, ओ सॉरी एपीएस, एपीएस, एपीएस निकालना है। सी दे रखा है, वाई दे रखा है, बट हमें तो क्या चाहिए? सेविंग चाहिए होता है एपीएस में, तो एस अपॉन वाई। तो हमारे पास कंजम्पशन है और टोटल इनकम है, तो भाई अगर इनकम में से कंजम्पशन हटा दो, सेविंग ही तो बचेगी, तो क्या आ जाएगा? 900 डिवाइड बाय 1200। जब 900 डिवाइड बाय 1200 आ जाएगा तो सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा 94 का? सी आंसर आएगा, बिल्कुल सही। चलो, बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व करा है, गुड। एमपीसी इज, एमपीसी क्या होता है? MPC is zero when the income is zero. अच्छा, MPC zero होगा जब इनकम जीरो होगी। Okay. Is always less than the unity but greater than the zero. मतलब जीरो से ज्यादा, वन से छोटा, ग्रेटर देन वन से बड़ा, एंड व्हेन इनकम राइज, इनकम बढ़ेगी तो वन से बड़ा होता चलेगा। इट डज नॉट डिपेंड, ये इनकम पे डिपेंड ही नहीं करता। दो दिन 95 में तो कहते हैं इनकम पे डिपेंड ही नहीं करता। सही आंसर दोस्त क्या है? डी है इसका, ऑलवेज लेस देन यूनिटी बट ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा बट वन से छोटा। ठीक है, अब एक और डायरेक्ट क्वेश्चन। प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इज, ये नाम होता है इसका। ठीक है, ये तो फालतू की चीजें। 97 इन अ थ्री सेक्टर, तीन सेक्टर मॉडल का क्वेश्चन है। सी इन कंजम्पशन दे दिया मेरे को 8 + 0.6 YD, इन इन्वेस्टमेंट दे दी, गवर्नमेंट एंड टैक्स दे दिया इक्वल टू 10, वेयर सी दिस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टी इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है। सीधा सीधा आंसर आएगा इसका 180। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं कैलकुलेशन करूंगा तो टाइम फालतू में ज्यादा जाएगा, आपको सिर्फ आंसर चाहिए यहाँ पर फिलहाल के ना, वही तो मुझे ही पता है। ठीक है, 98, 98 का आंसर है इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट दिया कितना बढ़ रही है, कितने से? 300, इंक्रीज हो रही है 300 से। ओके, एंड एमपीसी इज 0.6, तो कैलकुलेट द टोटल इनकम। तो टोटल इनकम निकालिएगा, कैसे निकालेंगे भाई साहब? टोटल इनकम निकलेगी हमारी ये 750 करोड़। फाइंड द रियल जीडीपी इफ नॉमिनल जीडीपी इज 720 एंड प्राइस इंडेक्स। अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन है। जीडीपी डिफरेंट का फॉर्मूला क्या होता है? याद कराया था, जो पहले आता है उसको पहले रखना, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है वो ऊपर रहेगा और जो बाद में आता है वो नीचे रहेगा। तो नॉमिनल जीडीपी ऊपर, रियल जीडीपी ऊपर, इसको सॉल्व करके तुम आंसर निकालो। क्या क्या है हमारे पास? नॉमिनल जीडीपी दे रखा है 120, ठीक है। डिफ्लेटर दे रखा है हमें 1, सॉरी 720 है, नहीं 700, 120 दिख रहा है, 720। तो हमारे यार एग्जाम्पल कुछ होंगे, तो क्लास में हमने ये एग्जाम्पल तो करा था सीधा सीधा। अरे वाह, बढ़िया हो गया। तो कितना आ गया? 120 डिवाइड बाय ये रियल जीडीपी निकालना है, तो ये तो जाएगा 720 डिवाइड बाय 120 निकालो, इनटू में 100 करो, मजे मजे करो, 12 6 72, 600 आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम का भाई साहब। तो अब लास्ट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा, बट उसको बताने से पहले मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि भाई एग्जाम सारे आंसर मैच कर लिए, तुमने मैच कर लिए, फटाफट से कैलकुलेशन करो और कमेंट में अपने नंबर बता दो कि भाई तुम्हारे कितने नंबर बने, कितने नंबर बैठ रहे हैं टोटल करके। ठीक है, चलो बताऊंगा कैसे कैलकुलेशन करनी है। अभी बस ये लास्ट क्वेश्चन करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? पर्सनल इनकम के लिए कौन सी बात सही नहीं है? इट इज इनकम रिसीव्ड बाय हाउस सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर ने इनकम रिसीव करी है। ओके, इट इंक्लूड्स नॉन प्रॉफिट एनपीओ की इनकम होती है उसे कंसीडर करता है पर्सनल इनकम के अंदर? क्या बिल्कुल करता है। इट इज द मेजर ऑफ एक्चुअल करंट इनकम रिसीट ऑफ पर्सन ओनली फ्रॉम अ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अच्छा, ये कह रहा है कि जो लोग हैं जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करके जो इनकम कमाते हैं सिर्फ उसे ही रखेंगे, ओनली उन्हीं को। इट एक्चुअल रिटेन अर्निंग, ये तो करती है भाई साहब। इसके अंदर ना ओनली वर्ड की वजह से आंसर गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ओनली वर्ड से फोकस करना है, क्योंकि सिर्फ ओनली टोटल इनकम नहीं होती बल्कि ट्रांसफर इनकम को भी कंसीडर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर करेगा, और मैं नॉट बताना था, यानी नॉट ट्रू, सी आंसर। ठीक है, ये हो गया सही जवाब। तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन जो कि हमसे एग्जाम में पूछे गए आईसीएआई के द्वारा, सारे के सारे। अब कैसे निकालोगे आंसर, मार्क्स अपने, फटाफट से बताता हूँ। देखो, सपोज करो कि आपने 100 में से 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे। ठीक है, 90 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे। ठीक है, उसमें से आपके गलत कितने हो गए? मान लो 10 क्वेश्चन हो गए गलत, 10 क्वेश्चन छोड़ो, 8 क्वेश्चन रखेंगे, 8 क्वेश्चन क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, उसमें से हमारे 8 क्या हो गए? गलत हो गए। ठीक है, और बाकी
10 क्वेश्चन हमने क्या करे थे, स्किप करे थे। ठीक है, ये हमने टोटल, तो इस हिसाब से हमारा पेपर हो गया खत्म। तो देखो जो नंबर मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, 90 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन का 1 नंबर, सब उसको नंबर तो ये होगा सीधे। ठीक है, 8 क्वेश्चन गलत हो गए, 8 में से 8 नंबर यहाँ से माइनस हो गए। ठीक है, प्लस 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, तो 4 क्वेश्चन पे 1 नंबर कटता है, तो 8 + 2 ये माइनस होगा यहाँ से, और 10 क्वेश्चन अपन ने छोड़े ही थे, तो कितने नंबर बन गए हमारे, 10 नंबर यहाँ से गए, 10 नंबर यहाँ से गए, तो 90 में से हमें कितने नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, ठीक, अच्छा 10 तो पहले ही घटा दिया ना, जो स्किप करे, ये नंबर जोड़ रहे हैं। ठीक है, टोटल हमारे कितने बनेंगे, 80 नंबर बन जाएंगे एग्जाम में 100 में से। तो ये बात है। तो आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और आप लोगों ने अपने आंसरों को मैच करा होगा, और डोंट वरी, सारे बिल्कुल एकदम सही जवाब मैंने आपको बताए हैं, कोई कुछ भी कहता है, बट आपको इसी पर फोकस करना है। ठीक है, इसी के हिसाब से अपने आंसर निकालो और पता लगाओ कि कितने नंबर बन रहे हैं, और कमेंट में जरूर बताना कि भाई साहब कितने नंबर आपके बन रहे हैं, आपने कितना अटेम्प्ट करा था और कितने मार्क्स आपके बन गए हैं टोटल। और साथ साथ जो बच्चे आपके दोस्त मित्र बहुत परेशान हो रहे हैं कि वो कहीं और से आंसर मैच करके बैठे हैं, उनको लग रहा है कि सर हमारा सही है और उन्होंने शायद गलत बताया, या उन्हें लग रहा है कि उनका सही है और उन्हें कंफ्यूजन हो रही नहीं, ये आंसर होना चाहिए, वो आंसर होना चाहिए, तो कंफ्यूज है, तो उनको एकदम सही सॉल्यूशन की वीडियो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे उनकी भी जो टेंशन है वो कम हो जाए और वो अपने सही जवाबों को पता कर पाए। तो ऐसे ही और अच्छी-अच्छी वीडियो देखने के लिए और मोस्टली आपके एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए और लेक्चर्स देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जो मिड अटेम्प्ट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लेकर के आने वाला हूँ। पूरा का पूरा आपको अपडेट मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा धमाका मैं करने आ रहा हूँ मिड 25 वाले बच्चों के लिए। ठीक है, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो एंजॉय करो, एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा 30-35 दिन के अंदर, 35 से 40 दिन के अंदर, तो जल्दी जल्दी इंटरनेट पहुंच जाओ और ऑल द वेरी बेस्ट, एंजॉय योर डे। ठीक है, मस्ती से सो, खूब मस्ती करो, बहुत नींद आपने खराब करी है अपने एग्जाम के चक्कर में, आराम से उठो 10-11 बजे तक, मूवीज वगैरह देखो, पार्टी करो। ठीक है, और बस चिल करो। ठीक है, बहुत मेहनत करिए, तो ये डिजर्व करते हो आप कि आप इसके हकदार हो, कि आप मजे भी करो। चलो बाय बाय, टेक केयर।